अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके स्क्रीन पर 2013 का जो क्वेश्चन पेपर मौजूद है महा टीईटी का। और इसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे कि ज़मीन की जो वीडियो है वो भी नज़र आ रही है। तो मतलब ईवीएस का पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो उसमें क्वेश्चन है इस ताल्लुक से, तो इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले हमने जो है इंग्लिश, उर्दू और सीडीपी का पेपर सॉल्व कर चुके हैं, और लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जो है पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर का भी, और इसके अलावा क्वेश्चन पेपर, आंसर की, और हाँ टेक्स्ट बुक का भी जो पीडीएफ है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक सेलेक्ट करके डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए वक्त ज़ाय किए बगैर हम जल्दी से जो है पेपर सॉल्व करते हैं, क्योंकि टाइम चला जाता है 30 सवाल सॉल्व करने के लिए ज़्यादा। 121 से, सवाल नंबर 121 से स्टार्ट होता है ईवीएस। देखिए स्क्रीन पर है 121 से पहला सवाल, ठीक है। चलिए पहला सवाल दिया है, ज़बान का सुर्ख होना, जिल्द खुरदुरी होना जैसे अमराज के इलाज में डॉक्टर मरीज़ की ग़िज़ा में कौन सी चीज़ें शामिल करने की सलाह देते हैं। तो पहला आंवला, लीमू, संतरे, अखवा वाले अनाज। दूसरा दूध, साग, लीवर ऑयल, कार्ड लीवर ऑयल। तीसरा दालें, पत्तेदार सब्जियां, दूध। चौथा पत्तेदार सब्जियां, पके हुए पीले फल, गाजर, पपीता, दूध। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है, दालें, पत्तेदार सब्जियां, दूध। इसका इस्तेमाल करने से जो है ये मर्ज़ से हिफाजत होती है। ज़बान का सुर्ख होना, जिल्द खुरदुरी होना। देखिए यहाँ पर दिया गया है टेबल में कि आप क्या खाने से आप इन बीमारियों से महफूज रह सकते हैं, या अगर ये बीमारी हुई है तो क्या आप ग़िज़ा में शामिल करेंगे जिससे वो बीमारी दूर हो जाए। तो सबसे पहले देखिए ग्रीन टेबल में बीमारी दिया गया है, उसके बाजू में ज़राए दिया गया है कि आप क्या ग़िज़ा में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अनीमिया है, मुसलसल थकान का एहसास अगर होता है तो आपको गोश्त, पालक, सेब वगैरह इस्तेमाल करना चाहिए। दांत खराब होना, हड्डियां नरम और कमज़ोर होना, तो उसके लिए दूध से बनने वाली चीज़ें, हरी सब्जियां, गोश्त वगैरह खाना चाहिए। अगर घेंगा है तो मन की फलियां, मछली, नमक, समंदर से हासिल होने वाली ग़िज़ाई अशिया का इस्तेमाल करना चाहिए। अज़लात की कमज़ोरी, उसके लिए सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां, दालें, फल, नमक, ठीक है, इस तरह का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए ये सब जो है ना दरसी किताब से ही मैंने मवाद लिया है, तस्वीरें ली है 5वीं से 10वीं तक। तो अब सब मिक्सअप हो गया है, याद नहीं है कि एग्जैक्टली कौन सी जमात का कौन सा है ना, ये कन्फ्यूजन है। देखिए इसके अलावा और एक टेबल है, ये मेरे ख्याल से 5वीं का ही होगा। आप 5वीं की किताब में देख लेना एक बार। देखिए यहाँ पर भी शबकोरी, रात का अंधापन, उसके लिए आपको गाजर, दूध, मक्खन, सब्ज रंग की सब्जियाँ, शकरकंद, है ना, ये सब खाना चाहिए। बेरी के लिए दूध, मछली, गोश्त, छिलके वाले फल, ये खाना चाहिए। देखिए बेरी मर्ज क्या है, असबी रेशों का मर्ज। असबी रेशे मतलब जिसका ताल्लुक हमारे दिमाग से है, ठीक है। नेक्स्ट है नशोनुमा ठीक तरह ना होना, अनीमिया, हाफजे की कमज़ोरी, उसके लिए गहरी सब्ज़ी, तरकारियाँ, पपीता, कीवी, ये इस्तेमाल करना चाहिए। अनीमिया के लिए दूध से बनी चीज़ें, गोश्त, स्कर्वी, गले के गुदूद का सूजना, ज़ख्म का जिल्द ना भरना, तो उसके लिए आंवला, कीवी, संतरा, लीमू। देखिए ये सब कैसे खट्टे जैसे रहते हैं, तो इनके लिए हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। मसोड़ों से खून आता है तब, इस तरह से।
गोभी, टमाटर, हरी पत्ते वाली सब्जियां, ये सब हमें याद रखना है क्योंकि इनमें से किसके भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए मेरे गले में भी थोड़ी खराश है तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। मैं पूरा 100% देने की कोशिश करती हूँ, तो मैं आप लोगों से भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी थोड़ा समझने की कोशिश करें। बाकी थोड़ा बोलने में अगर गलती हो जाए तो दरगुजर करें। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। सूखे का मर्ज, हड्डियों का नरम होना, ठीक है, और जिसकी वजह से उनमें दर्द होना, हड्डियों का टूटना। तो क्या इस्तेमाल करना चाहिए? मेन तो सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा आप दूध, मछली, अंडे, मक्खन जैसी कुछ चीज़ों से जिसमें ये विटामिन तैयार होता है। अज़लाती कमज़ोरी, अफ़ज़ाइश नस्ल में रुकावट, जल्दी बीमारियां, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे दिया है अखवा निकले हुए बीज, हरे पत्ते वाली सब्जियां, कोपले, नबाती तेल, ठीक है। ज़ख्म होने पर खून का मुसलसल बहना, तो उसके लिए आपको हरे पत्तों वाली सब्जियां, हरी फूल गोभी, हरी पत्ता गोभी, अखवा निकले हुए बीज, अंडे की जर्दी वगैरह का आपको इस्तेमाल करना होगा। वैसे तो मैंने ग़िज़ा के ताल्लुक़ से जो है बहुत से मतलब मुझे मिले हैं कि मैं एक्सप्लेन करूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है वक्त की कमी होगी हमें अगर मैं हर चीज़ एक्सप्लेन करूं। तो देखो ग़िज़ा और तग़ज़िया, ये लेसन भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ये मेरे ख्याल से 8वीं जमात की किताब का है, ठीक है। ये देख लेते हैं, एक सेकेंड। देखिए ये है एक, देखिए यहाँ दिया है ज़ेरे तग़ज़िया, मतलब फ़र्क बताया है ज़ेरे तग़ज़िया और बर तग़ज़िया। अगर हमारे खुराक में जिस्म के लिए ज़रूरी मिक़दार में ग़िज़ाई अज्जा शामिल ना हो, मतलब ज़रूरी मिक़दार में अगर ग़िज़ाई अज्जा शामिल ना हो तो उसे ज़ेरे तग़ज़िया कहते हैं, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा ग़िज़ाई अज्जा शामिल हो जाए तो उसे बरे तग़ज़िया कहते हैं। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अभी जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 122 है, झेल के मुतबादिल में हैवानात को उनकी आम तौर पर हयात की उतरती तरतीब में रखने पर शुरू से दूसरे मुकाम पर आने वाला हैवान कौन सा? ठीक है, उतरती तरतीब बोला है ना। उतरती तरतीब मतलब सबसे ज़्यादा जीने वाला, सबसे ज़्यादा उम्र वाला या जीने वाला जो हैवान है वो पहले रहेगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह से उतरती तरतीब। तो कौन सा हो सकता है? वैसे मैं आप लोगों को इसका जवाब बता देती हूँ। दूसरे नंबर पे जो है ना शुतुरमुर्ग आएगा, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग को उसके ताल्लुक़ से देखें यहाँ पर दिया है, और जूम नहीं हो रहा है वो, ठीक है ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर दिया है मुकर्ररा अरसे हयात, है ना, नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। देखिए ये पैराग्राफ, ज़िंदगी के दौरान एक ख़ास मरहले पर जानदार अफ़ज़ाइश नस्ल का फ़ेल अंजाम देने के काबिल होते हैं। कुछ अरसे बाद उनके तमाम आज़ा कमज़ोर होते जाते हैं और एक ख़ास अरसे के बाद उनका अरसे हयात ख़त्म हो जाता है, यानी उन्हें मौत आ जाती है। मुख्तलिफ़ नबातात और हैवानात के अरसे हयात मुख्तलिफ़ होते हैं। मसलन देखिए यहाँ पर दिया है, कुत्ते का अरसे हयात आम तौर पर 12 था 18 बरस होता है, जबकि शुतुरमुर्ग तकरीबन 50 बरस ज़िंदा रहता है। अभी हमारे ऑप्शन में शुतुरमुर्ग दिया गया है ना, तो शुतुरमुर्ग की एज क्या दी है? 50 बरस, ठीक है। तो आप सोच रहे रहेंगे अगर दूसरे नंबर पर शुतुरमुर्ग है तो पहले नंबर पर कौन हो सकता है? तो मैं आप लोगों को बता दूं
कि पहले नंबर पे ये जो कछुआ नज़र आ रहा है ये होना चाहिए। देखिए, जनूबी अमेरिका के करीब गीला पेकास जजीरे पर पाए जाने वाले कछुए का अरसे हयात तकरीबन 170 बरस होता है। मे फ्लाई का अरसे हयात 1 घंटे से 24 घंटे तक होता है। यानी कि जो मक्खी रहती है उसका अरसे हयात सबसे कम होता है। तो सबसे ज़्यादा किसका रहता है? कछुए का रहता है ना। वैसे तो मैं ढूंढ रही थी कि एक टेबल जैसा मिल जाए, लेकिन मुझे मिल नहीं पाया। अगर आपको मिल जाएगा तो प्लीज़ मुझे भी बता देना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। 123 सवाल नंबर, गुण कीड़ा यानी सोन कीड़ा किस लिए मुफीद होता है? नंबर 1, रेशम की देखभाल या निगरानी के लिए। जाहिर सी बात है, रेशम की देखभाल निगरानी के लिए रेशम कीड़ा ही होगा। नंबर 2, कीड़ों की देखभाल या निगरानी के लिए। नंबर 3, शहद की मक्खी के छत्ते की निगरानी के लिए। नंबर 4, कीड़ों पर काबू पाने के लिए। देखिए, इसका सही जवाब जो है ना, ऑप्शन नंबर 4 है, कीड़ों पर काबू पाने के लिए। देखिए, आपको आंसर की भी बताती हूँ। 123 है। हाँ, 123 का जो सही जवाब है, देखिए ऑप्शन नंबर 4, जैसे कि मैंने बताई हूँ, कीड़ों पर काबू पाने के लिए। फिर भी अगर वैसे तो एग्जैक्टली वो कीड़ा जो है, एक सेकेंड, देखिए ये सब कीड़े हैं, ये सब मतलब ऐसे कीड़े हैं जो हम बेनिफिट है। देखिए यहाँ दिया है ना, विच इंसेक्ट बेनिफिट योर गार्डन, मतलब इनमें से वो इंसेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये सब दिए गए हैं इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 124, इंसानों के कितने दांत गिर कर दोबारा नए दांत आते हैं? देखिए, इंसानों के कितने दांत गिरकर नए दांत आते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है कि 20 दांत गिरकर नए दांत आते हैं। फिर भी अगर आपको डाउट है तो सवाल नंबर 124 का ऑप्शन नंबर 2, 20 दांत। ठीक है, 20 दांत गिरकर नए दांत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 125, पीतल के बर्तन कौन से धातु के मिलावट से तैयार करते हैं? तो इसका सही जवाब मैं आप लोग को बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर 1 है, पीतल के बर्तन जो है ना, वो जस्त, तांबा, ये 2 धातु के मिलावट से बनते हैं। जस्त और तांबा याद रखना है। देखिए ऑप्शन नंबर 2 में क्या दिया है? तांबा दिया है। तांबा दिया है लेकिन लोखंड नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 3 में निकल और जस दिया है, तो जस तो ठीक है लेकिन निकल नहीं आएगा। चौथे में लोहा है, निकल है, दोनों नहीं आएगा, है ना। यानी ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, जस तांबा। ठीक है, तो आप लोग को तस्वीर भी मैं बता देती हूँ। देखें, ये पीतल जस तांबा है, इसमें ये जो है, ये वाला जो है ये तांबा है और ये जो है जस्त है। ठीक है, जस्त और तांबा, इंग्लिश में तांबे को कॉपर कहते हैं और जस्त को जिंक कहते हैं। ठीक है, और ये रहा
उन दोनों से मिलकर ये हमारे पीतल के बर्तन रेडी हो गए। चलिए अभी देखते हैं सवाल नंबर 126। झेल के मुतबादिल में मुनासिब बयान कौन सा? देखें, नंबर 1 है सभी बैक्टीरिया नुकसानदाह होते हैं। नंबर 2 है तमाम बैक्टीरिया फ़ायदेमंद होते हैं। नंबर 3 है कुछ बैक्टीरिया नुकसानदाह और कुछ फ़ायदेमंद होते हैं। नंबर 4 है बैक्टीरिया और वायरस मसावी जसामत के होते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही है। कुछ बैक्टीरिया नुकसानदाह और कुछ फ़ायदेमंद होते हैं। देखिए सवाल नंबर क्या है 126, और 126 का तीसरा ऑप्शन सही है। फिर भी हम आंसर की में देख लेते हैं। देखिए 126 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ है, ठीक है। अभी ये जो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये 1.2 1.2 में ये दिख रहा है आलम मुनीरा के मुख्तलिफ जानदार। ये जितने भी है ना ये सब क्या है, ब्लू वाली काई है और ये रेड वाले जो है बैक्टीरिया है ना। अभी देखिए ऑप्शन में दिया है कि सभी बैक्टीरिया नुकसानदाह होते हैं, तो ये गलत है, फ़ायदेमंद भी होते हैं। नंबर 2 है तमाम बैक्टीरिया फ़ायदेमंद होते हैं। सब फ़ायदेमंद नहीं होते, कुछ फ़ायदेमंद होते हैं और कुछ नुकसानदाह होते हैं। और इन मसावी जसामत के होते, तो आपको ये रेड वाले कहीं मसावी जसामत के दिख रहे हैं? सब अलग अलग है ना। फिर भी देखें यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है एक साफ शफाफ कांच की पट्टी स्लाइड पर दही या छाछ का नन्हा कतरा लीजिए। इसमें 1-2 कतरे पानी मिलाकर उसे हल्का बनाइए। अब इस पर कवर स्लिप रखकर खुरबीन के ज़रिए मुशाहिदा कीजिए। तो मुशाहिदा करने पर आप लोग को ना ये इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है, नज़र आएंगे बैक्टीरिया। और ये नीले जो है सब्सकाई है, ये खुद कफिल गैर कफिल होते हैं। ये तीसरा पॉइंट है, देखिए मैं यहाँ पढ़ रही हूँ, ये पॉइंट्स पढ़ रही हूँ मैं खुसूसियत वाला। तीसरा है गैर मरकज़ा बरदार हैं जिनमें झिल्लीदार मरकज़ा या खुलवी हैवान से नहीं पाए जाते। ठीक है, ये जैसा थोड़ा एक्स्ट्रा मालूमात हो जाती है उस हिसाब से। और इसके अलावा देख रही हूँ कोई बैक्टीरिया वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 127। स्टेनलेस स्टील में कौन से मादे से चमकीलापन आता है? देखिए स्टेनलेस स्टील जो है ना, ये स्टेनलेस स्टील है। अब इसमें आप लोगों को शाइनिंग नज़र आ रही है, चमकीलापन नज़र आ रहा है, तो किससे हो सकता है ये? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 जस्त। सवाल नंबर 127 का फिर भी आंसर की में देख लेते हैं। 127 का सही जवाब है पहला निकल, ठीक है, निकल। इससे जो है ये स्टेनलेस स्टील में जो है चमकीलापन आता है, ठीक है। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। 128 जौहर में इलेक्ट्रॉन की कमियत प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले में कितनी है? तो कितनी है? पहला निस्फ गुना होती है,
दूसरा बहुत ही कम होती है, तीसरा मसावी होती है, चौथा ज़्यादा होती है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही है, ज़्यादा होती है। जौहर में इलेक्ट्रॉन की कमियत प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले में जो है ज़्यादा होती है। देखिए मैं आप लोग को बताती हूँ। ये तस्वीर देख रहे हैं? हाँ, तस्वीर में जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये जौहर है, ठीक है। ये कार्बन, हीलियम, हाइड्रोजन, सोडियम, नियॉन, ठीक है, ये सब जौहर है। और ये मदार नज़र आ रहा है, वो मदार में क्या हो, मदार, हाँ मदार में इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। मदार में ये जो छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये जो मरकज़ा होता है दरमियान में, और ये दरमियान के मरकज़े में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछा है, ये पूरा जौहर, जैसे कि ये कार्बन का पूरा जौहर, हीलियम का पूरा जौहर, इसमें इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमियत जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि ये मरकज़े में होते हैं उनके मुकाबले में कितना होता है। तो आपका सही जवाब है ज़्यादा होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन की कमियत इनके मुकाबले में ज़्यादा होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 129 है, झेल के मुतबादिल में कुदरत का सफाई कामगार कौन है। देखिए मैं जब ये क्वेश्चन पढ़ी ना, ये क्वेश्चन पढ़ी तो मुझे एकदम से मुझे ऐसा लगा कि इसका सही जवाब चमगादड़ ही होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका सही जवाब आंसर की में जो दिया है वो दीमक को दिया है, ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, सवाल नंबर 129 है। मैं एक बार आंसर की बता देती हूँ। 129 का देखिए सही जवाब यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3, 129 का दीमक। पता नहीं कैसे, लेकिन आप लोग को मैं बताती हूँ। नहीं ये भी नहीं है, तो एक मिनट, हाँ जस्ट देखते कहाँ। तो कुदरत का सफाई कामगार जो है, माहौल में सांप होता है, कौवे हैं, चिमगादड़, चील, ये सब का शुमार होता है, गिद्ध है ना। लेकिन अभी आंसर की के हिसाब से दीमक दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 130, एल्यूमिनियम के जौहर में 13 प्रोटॉन, देखिए वही वाला, मतलब ये जौहर वाला ही क्वेश्चन यहाँ भी है। क्या एल्यूमिनियम के जौहर में 13 प्रोटॉन 14 न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मरकज़ में होते हैं और 13 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मदार में होते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं। तो एल्यूमिनियम का जौहरी कमियत अदद कितना होगा। तो जौहरी कमियत अदद कैसे मालूम करते हैं कि ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिया हुआ है उनको प्लस कर देंगे, 13 + 14 प्लस कर देंगे, तो ये जो 27 आया है यही इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है।
फिर भी एक बार चाहिए तो आप लोग देख सकते हैं। 130 का सही जवाब, 130 का सही जवाब देखें, ऑप्शन नंबर 3 दिया है 27। तो आपको जो है ये एल्यूमिनियम के जौहर में 13 प्रोटॉन, 14 न्यूट्रॉन और 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एल्यूमिनियम का जौहरी कमियत अदद, हाँ, जौहरी कमियत अदद मालूम करने के लिए, ठीक है। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस कर दो तो आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 131, शमसी बरकी खाने का इस्तेमाल करके झेल में कौन कौन से मकामात पर बर्फ मुहैया की जा सकती है। तो देखिए स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है शमसी बरकी खाना, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करके सवाल पूछा है कि कौन कौन से मकामात पर बर्फ मुहैया की जा सकती है। तो ऑप्शन ए है खला के मसनूई सैयारे, बी है दवाओं को महफूज रखने के लिए तबरीद घर बरकी गरमाला, डी है बावर्ची खाने में, ई है दूर दराज के इलाकों में पानी सींचने वाले पंप। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर 4 है। सभी ऑप्शन सही है। सब में जो है शमसी बरकी खाने का इस्तेमाल होता है, ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इस तरह से शमसी बरकी खाने का इस्तेमाल होता है तमाम ऑप्शन में जो दिया है, तमाम चीज़ों में, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। 132 में है सवाल नंबर 132, आलमी यौम सेहत कौन से दिन मनाया जाता है। तो आलमी यौम सेहत जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। 133 है राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था। देखिए आपको अगर 132 का आंसर देखना है, 132 देखिए ऑप्शन नंबर 4 है 7 अप्रैल, ठीक है। 133 राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था अदारा कहाँ है। तो यह अदारा ऑप्शन नंबर 2 नागपुर में है। 133 का ऑप्शन नंबर 2 आंसर की में आप देख सकते हैं। 134 झेल में से कौन सा बयान सही है। देखिए झेल में से कौन सा बयान सही है। पहला है ऑप्शन नंबर 1, माहौली निज़ाम में तुफैली जानदार ये ग़िज़ा साज होते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो जो तुफैली जानदार होते हैं वो ग़िज़ा साज नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 ये सही नहीं है। माहौली निज़ाम में सारिफ ये दूसरी सतह पर है। ऑप्शन नंबर 3 गोश्तखोर जानदार ये दूसरी सतह के सार्फिन होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सब्ज़ीखोर जानदार ये माहौली निज़ाम में सबसे ऊंची सतह पर होते हैं। तो सब्ज़ीखोर जानदार जो है वो सबसे ऊंची सतह पर नहीं होंगे। अब इसे समझने के लिए हमें माहौली निज़ाम का मुशाहिदा करना होगा, ठीक है। तो माहौली निज़ाम, एक सेकंड, देखिए आपके स्क्रीन पर राइट साइड में माहौली निज़ाम का चार्ट दिया गया है। यहाँ पर आप लोग चाहिए तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, या फिर अगर तेज़ी से मैं जा रही हूँ आपको रिवाइज करना है तो वीडियो को स्टॉप करके भी देख सकते हैं, गौर कर सकते हैं। देखिए माहौली निज़ाम इकोसिस्टम यहाँ दिया गया है, ठीक है।
तो अब यहाँ पर क्या दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया है, माहौली निज़ाम में तुफ़ैली जानदार ये ग़िज़ासाज़ होते हैं। तो अब तुफ़ैली जानदार ये जो खुद भी नहीं जानदार होते हैं ना, उन्हें कहते हैं तुफ़ैली जानदार। तो ये ग़िज़ासाज़ होते हैं, यानी अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। तो वो तो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं करते हैं, ठीक है। नंबर 2 है माहौली निज़ाम में सारिफ़ ये दूसरी सतह पर होते हैं। अभी यहाँ पर देखिए सारिफ़ दिया गया है। पहली सतह पे क्या है, तज्ज़ियाकार है, जो कि खुद भी नहीं जानदार होते हैं, ठीक है, तज्ज़ियाकार। दूसरी सतह पे जो है सारिफ़ है, उसके बाद ग़िज़ासाज़ हैं, जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। गोश्तखोर जानदार ये दूसरी सतह के सार्फेन होते हैं। तो गोश्तखोर, देखिए मैंने ये सवाल का जवाब आपको बता ही नहीं हूँ ना, इसका जो सही जवाब है, सबसे पहले आपको जवाब बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। गोश्तखोर जानदार ये दूसरी सतह के सार्फेन होते हैं। फिर भी एक बार हम जो है आंसर की देख लेते हैं। सवाल नंबर 134 का तीसरा, देखिए गोश्तखोर जानदार ये दूसरी सतह के सार्फेन होते हैं। कैसे, ये चार्ट में देख लेते हैं। देखिए अब गोश्तखोर का शुमार कहाँ होगा, हैवानात में होगा, है ना, हैवानात। तो ये कितने नंबर पे हमें नज़र आ रहा है, दूसरे, सारिफ दरमियान में दूसरे। तो गोश्तखोर जानदार ये दूसरी सतह के सार्फेन हैं, ठीक है, इस तरह से। इसके अलावा सब्ज़ीखोर जानदार या माहौली निज़ाम में सबसे ऊंची सतह पर होते हैं। सब्ज़ीखोर जानदार जो होते हैं, बकरी है, भैंस है, गाय हैं, है ना। तो उनका शुमार जो है वो ऊंची सतह पर नहीं होगा, क्योंकि ऊंची सतह पर जो है ना नबातात का शुमार होगा। ये जो नबातात है उनका ऊंची सतह पर शुमार होगा, क्योंकि वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। तो ये आप याद रखना। देखिए लिखा है ना आला सारिफ, है ना, आला सारिफ है सब्ज़ नबातात वगैरह, ठीक है। और गोश्तखोर जानदार दूसरी सतह, हैवान दूसरी सतह के सारिफ हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी आप लोग इसको स्टॉप करके या स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। पिंक वाला बॉक्स में एक बार रेड कर लेती हूँ मैं। देखिए खुद भी नहीं जानदार मुर्दा नबातात और हैवानात के बाकियात से नामियाती अज्जा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, रोगनी मादे को दोबारा गैर नामियाती अज्जा यानी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, लोहा, सोडियम, पोटाशियम जैसे तग़िज़ाती मादों में तब्दील करते हैं, इसलिए उनको तज़ियाकार कहते हैं। समझ में आया आपके, उन्हें तज़ियाकार क्यों कहते हैं, क्योंकि वो ये जो अज्जा होते हैं उनका तज़िया करते हैं, मुर्दा नबातात और हैवानात का, इसलिए उन्हें तज़ियाकार कहते हैं। और देखें यहाँ पर ये जो माहौली निज़ाम है 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक गैर जानदार अज्जा और दूसरा जानदार अज्जा। गैर जानदार में हमारे तबई अज्जा आ जाते हैं, हवा, पानी, सूरज की रोशनी और कीमियाई अज्जा। उसमें जो है गैर नामियाती, जिसमें सब गैस मौजूद है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह वगैरह। और नामियाती अशिया में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, रोगनी मादे वगैरह। तो ये सब गैर जानदार अज्जा हैं। और जानदार में जैसे कि अभी मैंने थोड़ा एक्सप्लेन की हूँ इन लोगों को, वो मौजूद है, ठीक है। आप लोग एक बार इसको रिवाइज़ कर लेना, देख लेना, क्योंकि अभी वक्त की कमी होती है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। 135 हम मरकज़ तरीके से साइंस के निसाब में झेल के मुतबादिल में से कौन सा जुज़ पहले आएगा। तो नंबर 1 है ठोस मादों का मुताला, मादे की मखसूस खुसूसियात। नंबर 3 है मादे की खुसूसियात। नंबर 4 है मादे की हालतें। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर 3 है, मादे की खुसूसियात। हम मरकज़ तरीके में जो है साइंस के निसाब में ये जो मादे की खुसूसियत है ये जुज़ पहले आएगा, ठीक है। क्योंकि
अभी मेन जो है मादा है, हम मरकज़ में मेन मादा है और उसकी खुसूसियत, इसलिए हम मरकज़ तरीके में हम उसको, वो जो है राइट आंसर दिया गया है। आंसर की भी देख लीजिए, 135 का तीसरा, ये रहा 135 का तीसरा। ठीक है, देखिए कहाँ है मादे की खुसूसियत, है ना, यहाँ दिया हुआ है। देखिए मादे की खुसूसियत, वो जो होते ना ठोस मय गैस, देखिए ऑप्शन 4, वो मादे की हालतें है ना। मादे की खुसूसियत क्या होती है, जैसे कि यहाँ दिया गया है फुटकपन, ये जो है ना आपको शायद 8वीं की किताब में मिल जाएगा। फुटकपन है, सख्ती है, लचक है ना, सलानियत है, ये सब मादे की खुसूसियत है और ये कंटेन है। आप एक सेकंड रुकिए। और यहाँ पे देखो मिट्टी का तेल, हल पजीर, है ना, ये भी मादे की खुसूसियत है। तो आप लोग चाहिए तो ये स्क्रीनशॉट ले लो या फिर स्टॉप करके आप लोग जो है मवाद को रीड कर सकते हो, है ना। मैं बस वक्त बचाना चाहती हूँ ताकि हम आगे बढ़ सकें, सारे क्वेश्चन कवर हो जाएं और आपके समझ में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 136, जेल में दिए हुए मुतबादलात में समाजी मसले और उन्होंने कायम किए हुए अदारों की नामुनासिब जोड़ी कौन सी है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है राजा राम मोहन राय ब्रह्मो समाज, नंबर 2 पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर आर्य समाज, पंडित रमाबाई शारदा सदन, आत्माराम पांडुरंग तिरखड़कर प्रार्थना समाज। देखिए क्या दिया है, नामुनासिब जोड़ी मतलब गलत जोड़ी। तो गलत जोड़ी ऑप्शन नंबर 2 है कि पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर आर्य समाज। आप जो है आंसर की में देख सकते हैं 136 का ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 136 का जो है ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। उनका आर्य समाज नहीं आएगा। बाकी देखिए ये आप लोग को याद रखना है, राजा राम मोहन राय का ब्रह्मो समाज है, पंडित रमाबाई का शारदा सदन है, आत्माराम पांडुरंग का प्रार्थना समाज है। तो ये हम याद रख सकते हैं ना एटलीस्ट। चलिए 137, जवाबी ताउन का ऐलान करने वाले जेल में से कौन है। महात्मा गांधी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, लोकमान्य तिलक है या फिर दादा भाई नौरोजी है। तो आपका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर 3 है, लोकमान्य तिलक। फिर भी 137 आंसर की में देखिए दिया है 3 नंबर में लोकमान्य तिलक। महात्मा गांधी जो है वो नमक की सत्याग्रह, दांडी यात्रा किए थे, है ना। और पंडित नेहरू हमारे मुल्क के पहले वज़ीर आज़म हैं, वो थे। और दादा भाई नौरोजी का आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 138, मोरम्ब देव का किला और खेलता किला, इनको छत्रपति शिवाजी महाराज ने बिल तरतीब कौन से नाम अज सर नो दिए। पहला है रायगढ़ विशालगढ़, नंबर 2 विशालगढ़ राजगढ़, नंबर 3 रायगढ़ प्रतापगढ़, नंबर 4 प्रतापगढ़ रायगढ़। तो इसका सही जवाब जो है रायगढ़ और विशालगढ़ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, 138 का 1 आप देख सकते हैं आंसर की में। ठीक है, देखिए ये हम कैसे थोड़ा ना लॉजिक के तौर पर भी याद रख सकते हैं। जैसे देव का किला, देव राय देगे तो रायगढ़, खेलता किला बच्चों को खेलने के लिए बड़ी जगह चाहिए जैसे विशाल तो विशालगढ़। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। चलिए 139, दर जेल में शिवाजी का ईस्ट प्रधानमंडल और उसके फराइज का सही जोड़ कौन सा है। देखिए ये आप लोग सोच लो कौन सा हो सकता है।
मैं आप लोग को बताती हूँ। यहाँ है, चौथी की किताब में मिलेगा आप लोग को, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये टेबल दिया गया है। अभी देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है, क्या पूछा है कि इस प्रधान मंडल और उसके फराइज का सही जोड़ पूछा है ना, सही जोड़। अब पहले में क्या दिया है, पंडित राव। तो हम देखते हैं यहाँ पर राइट साइड में पंडित राव कहाँ है, पंडित राव मिल गया। देखिए पंडित राव, इनका क्या काम है, क्या फराइज है, मजहबी मामलात की निगरानी करना। और यहाँ पर क्या दिया है, रियासत के मरासलात निज़ाम की देखभाल करना। तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। पंडित राव का काम है मजहबी मामलात की निगरानी करना, ना कि रियासत। नंबर 2 है सचिव। अब यहाँ पर सचिव का क्या दिया है, फरमान जारी करना, जबकि यहाँ क्या दिया है, शाही ऐलान की तैयारी करना। फिर भी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आमतिया, आमतिया का क्या दिया है, हाँ, आमतिया मतलब वजीर खजाना। तो उसका दिया है हुकूमत के मालिया की निगरानी करना। तो ये भी गलत है। आमतिया मतलब वजीर खजाना और मालिया की निगरानी करना। तो यहाँ दिया है गैर मुल्की ममालिक के ताउन। तो ये गलत है। नंबर 4 है सुमंत। सुमंत हिसाब संभालना। तो यहाँ क्या दिया है, सुमंत यानी वजीर खारजा बैरूनी रियासतों से ताल्लुकात कायम रखना। तो उस हिसाब से तो ये भी गलत होता है। तो देखिए सही जवाब ना ऑप्शन नंबर 2 है। सही जवाब जो है ना ऑप्शन नंबर 2 है, सचिव। कहाँ है सचिव, हाँ यहाँ सचिव, सेक्रेटरी, फरमान जारी करना। तो फरमान, सेक्रेटरी का काम क्या रहता है, फरमान जारी करना भी होता है और शाही ऐलान करना भी होता है। अगर आपको बाकी के 3 ऑप्शन का पता होगा तो आप सही आंसर लगा पाएंगे, है ना। तो आप लोग ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, मुशाहिदा कर लीजिए, या फिर चौथी की टेक्स्ट बुक में आप लोग देख लेना, याद कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 140, इंसानी इर्तिका में सीधी हड्डी वाला इंसान जेल के मुतबादलात में से कौन सा है। देखिए मैं आप लोग को बताती हूँ, आंसर की देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए आप लोग को तस्वीर नज़र आ रही है स्क्रीन पर, ठीक है। तो जो, अच्छा इसमें उर्दू में दिया नहीं था, ठीक है ठीक है, मैं आप लोग को बता देती हूँ। देखिए सही जवाब जो है ना ऑप्शन नंबर 4 है, होमो इरेक्टिस। ठीक है, होमो इरेक्टिस, ये जो दिख रहा है तस्वीर से भी आप लोग के समझ में आ रहा होगा, ये वाले शख्स जो है ठीक है, ये वाले शख्स जो है होमो इरेक्टिस। देखिए इन क्या दिया है, इंसानी इर्तिका में सीधी हड्डी वाला इंसान। तो ये सीधी हड्डी वाला इंसान है, होमो इरेक्टिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 ही सही है। फिर भी देखिए मैं आप लोग को आंसर की बताती हूँ। 140 का, देखिए 140 का ऑप्शन नंबर 4 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन में ऐप दिया है, ऐप। अभी यहाँ तो तस्वीर में ऐप होमोसेपियन है ना, यहाँ पर होमोसेपियन दिया है, होमोसेपियन, ठीक है। और चिंपैंजी नहीं, जाने दीजिए। बस इतना मैं समझती हूँ आपको समझ में आ गया रहेगा, होमो इरेक्टिस। और तस्वीर के ज़रिए मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो उम्मीद करती हूँ याद भी रखेंगे आप लोग। चलिए 141 है। देखिए ये क्वेश्चन आया, एक मिनट, हाँ, हाँ देखिए स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को ये वीडियो बताई थी ना,
देखिए वही है क्वेश्चन 141। ज़मीन पर सूरज मशरिक में तुलू होता है और मगरिब में गुरूब होता है, इसकी वजह। अभी देखिए हम ज़मीन पर रहते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि सूरज निकल रहा है, सूरज डूब रहा है। तो क्या रियल में सूरज निकलता है, डूबता है? ऐसा है नहीं। सूरज असल में अपनी जगह पर मौजूद है, ज़मीन जो है गर्दिश कर रही है। तो आप लोग को ऑब्वियसली पता है ज़मीन गर्दिश करती है तो दिन और रात होते हैं। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। नंबर 1 है ज़मीन अपने महवर पर मशरिक से मगरिब की जानिब गर्दिश करती है। वजह पूछा है ना कि सूरज जो है मशरिक में तुलू होता है, मगरिब में गुरूब होता है, तो क्या वजह हो सकती है? तो पहला है ज़मीन अपने महवर पर मशरिक से मगरिब की जानिब गर्दिश करती है, इस वजह से होता है। नंबर 2, ज़मीन अपने महवर पर मगरिब से मशरिक की जानिब गर्दिश करती है, इसलिए होता है। नंबर 3, ज़मीन अपने महवर पर गर्दिश करते हुए सूरज के गिर्द गर्दिश करती है, इसलिए होता है। नंबर 4, सूरज की ज़ाहिरी गर्दिश की वजह से। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 जो है ना, ज़मीन अपने जाहिर सी बात है गर्दिश करती है तो ही होता है, लेकिन सिमत क्या है उसकी? मगरिब से मशरिक। जब वो मगरिब से मशरिक की जानिब गर्दिश करती है तब हमें ये महसूस होता है कि सूरज मशरिक से तुलू हो रहा है और मगरिब में गुरूब हो रहा है। मतलब अपोजिट वाला हिसाब होता है, मशरिक से तुलू हो रहा है, मगरिब में गुरूब हो रहा है। जबकि गर्दिश किस जानिब से हो रही है? मगरिब से मशरिक की जानिब गर्दिश हो रही है। मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे। तो ऐसा क्यों? तो देखिए यहाँ जो है ना, यहाँ वीडियो में देखिए आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन जो है गर्दिश कर रही है सूरज की जानिब। ये जो है मगरिब की तरफ से स्टार्ट हो रही है उसकी गर्दिश। उसकी गर्दिश जो है ना, यहाँ मगरिब है और यहाँ मशरिक है, तो मगरिब से वो जो है ऐसे रोटेट हो रही है। तो जब उसका हिस्सा सूरज की जानिब आता है तो सूरज की रोशनी पड़ती है, तो रोशनी पड़ना तो मशरिक से ही स्टार्ट होगा ना, डायरेक्ट मगरिब से तो स्टार्ट नहीं होगा। तो जब मशरिक से स्टार्ट होता है रोशनी पड़ना तो हमको लगता है सूरज मशरिक से तुलू हो रहा है। फिर जैसे जैसे ज़मीन गर्दिश करते हुए आगे बढ़ते जाती है तो सूरज की रोशनी पड़ते 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 मगरिब में आता है और फिर वो हिस्सा जो है फिनिश हो जाता है और हम महसूस करने लगते हैं कि मतलब शाम होने लगती है और फिर हमें लगता है कि मगरिब की जानिब सूरज जो है गुरूब हो गया है। तो मेरे ख्याल से आप लोग के समझ में आ गया होगा वीडियो के ज़रिए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। 142 झेल के मुतबादलात में से कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है? ठीक है, देखिए ये ऐसे सवाल में ना एक फ़ायदा हमारा ये हो जाता है कि हमें बाकी का भी पता चल जाता है कि बाकी सब मीठे पानी की झील है। तो कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है? ये जो साबर झील है ना, ये मीठे पानी की झील नहीं है। नंबर 1 ये जो है ना, देखिए ये कोलेरो, ये मीठे पानी की झील है। क्यात्सम मीठे पानी की झील है। वोवलर मीठे पानी की झील है। लेकिन ये जो सावर है ये मीठे पानी की झील नहीं है। ये ना राजस्थान में है। राजस्थान में मैं आप लोग को बताती हूँ, एक मिनट। देखिए यहाँ है जयपुर में, ठीक है, जयपुर। देखिए यहाँ दिया गया है सांबर सॉल्ट लेक, इंडियाज़ लार्जेस्ट सॉल्ट लेक लोकेशन इन साबर लेक टाउन, जयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तस्वीर देखना है, देख लीजिए। चलिए
143 झेल के अरकान का मसावी ताल्लुक पहचान कर सवाल हल कीजिए। मसावी ताल्लुक पहचान कर सवाल हल करना है। तो यहाँ मशरकी बांद्रा का क्या आएगा, जबकि अलीबाग का रायगढ़ है, मतलब रायगढ़ जो है अलीबाग में है। ठीक है, तो मशरकी बांद्रा में क्या है? थाना, मुंबई शहर, मुंबई मसाफात, थाना मसाफात। तो इसका सही जवाब मुंबई मसाफात है। फिर भी आपको अगर देखना है आंसर की तो देख सकते हैं 143 का ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है, मुंबई मसाफात। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखना, ठीक है, अलीबाग का रायगढ़ है और मशरकी बांद्रा का मुंबई मसाफात। चलिए 144 है, झेल में से नामुनासिब बयान कौन सा है? देखिए इसमें क्या होता है ना, इसमें भी हमारा एक फ़ायदा ये होता है कि एक तो नामुनासिब है, बाकी मुनासिब है, तो मुनासिब वाले हमें पता चल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला दिया है कि यख और बर्फ़। मुझे यख मिल ही नहीं पाया कि यख क्या है, मुझे कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना। लेकिन इतना तो यकीन है कि वो बर्फ़ की तरह नज़र आता होगा। यक और बर्फ़ के दरमियान फ़र्क होता है, तो ये तो मुझे मुनासिब लग रहा है, मुनासिब है ये। नंबर 2, यक और बर्फ़ की खुसूसियत मसावी होती है, ये तो पॉसिबल नहीं है, खुसूसियत मसावी नहीं हो सकती। नंबर 3, यक गैर शफाफ और बर्फ़ शफाफ होता है। हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, यक जो है गैर शफाफ और बर्फ़ शफाफ होता है। नंबर 4, काफ़ी बुलंद इलाकों में आबे बारह बर्फ़ की शक्ल में बरसता है, ये तो हम सबको पता है। तो देखिए सही जवाब ना ऑप्शन नंबर 2 ही है, 144 का। हाँ देखिए आंसर की में आपको नज़र आ रहा होगा, आंसर की होती है सामने, लेकिन मैं देखती नहीं हूँ जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ, तो आप लोग को लगता होगा मैं देखकर बता रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा टोटल जो ध्यान रहता है ना वो क्वेश्चन पे रहता है, बाद में मैं आंसर की में चेक करती हूँ कि मैं आपको सही बता रही हूँ या नहीं। चलिए 145, मरकज़ी इक़्तिदार वाली रियासत आसाम की सरहद से कुल कितनी, एक मिनट मैं इसको हटाती हूँ वरना ना आप लोग देख लोगे आंसर। ये ठीक है, आसाम बोला है ना, आसाम। देखिए आसाम, यहाँ आसाम है, आसाम नज़र आ रहा है पर्पल कलर में। हाँ तो क्या पूछे सवाल है, मरकज़ी इक़्तिदार वाली रियासत आसाम की सरहद से कुल कितनी रियासतों की सरहदें मिलती है? तो हम काउंट कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश नज़र आ रहा है पिंक कलर में, उसकी सरहद अटैच है आसाम से, तो अरुणाचल प्रदेश नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद नागालैंड ग्रीन में, ये 2, मणिपुर 3, मिज़ोरम 4, त्रिपुरा 5, मेघालय 6। अब ये येलो वाला ना वेस्ट बंगाल है 7, ठीक है, और कुछ नज़र आ रहा है, ये भूटान वो अलग मुल्क है, ठीक है। फिनिश हो गए, तो कितने हुए? 7 हुए। ऑप्शन में दिया है 7, बिल्कुल दिया है, और यही हमारा सही जवाब है। सिंपल, देखिए पूरा मैप ही देख लीजिए, ठीक है, तो यही सही है। आंसर की आप लोग को देखना है, आंसर की देख लेते हैं। 145 का, 145 का पहला 7 है ना। चलिए 146 दिया है, सदरिया डैश नहीं होते हैं। सदरिया क्या नहीं होते हैं? देखिए सदरिया जो है ना, ऑप्शन नंबर 3, मुल्क के हकीकी आला नहीं होते। तो क्या क्या होते हैं? मरकज़ी हुकूमत के आला रुकन होते हैं,
आला रुकन होते हैं, मुल्क के पहले शहरी होते हैं, मुल्क के आईनी आला होते हैं, लेकिन मुल्क के हकीकी आला नहीं होते। ठीक है, याद रखना है। मरकज़ी हुकूमत के आला रुकन होते हैं, मुल्क के पहले शहरी होते हैं और आईनी आला होते हैं, हकीकी आला नहीं होते। तो ये याद रखेंगे हम। और 146 का आंसर की देखे आपने, 146 का तीसरा, हाँ देखिए तीसरा सही है। 147 रियासती आइन के मुताबिक तालीम, ये मजमून कौन सी फहरिस्त में शामिल है? देखिए ये जो तालीम है ना, इसको हमारी गवर्नमेंट ने ना मरकज़ी फहरिस्त में शामिल किया है ना रियासती फहरिस्त में शामिल किया है। मुत्तफ़िक फहरिस्त आएगा इसका सही जवाब। ठीक है, मखसूस फहरिस्त भी नहीं है। तो 147 का ऑप्शन नंबर 3 है मुत्तफ़िक फहरिस्त, जबकि तालीम बहुत ज़रूरी है। चलिए 148 झेल के मुतबादलात में से ग्रो में शामिल ना होने वाला मुतबादिल कौन सा है? नंबर 1 है आलमी सेहत तंजीम, नंबर 2 आलमी कारोबारी तंजीम, अनाज और ज़राअत तंजीम, तालीमी, साइंसी और सकाफ़ती तंजीम। तो जो ग्रो में शामिल नहीं होता है वो ऑप्शन नंबर 2 है, आलमी कारोबारी तंजीम ग्रो में शामिल नहीं होगा। असल में डिटेल पता नहीं है इसका, लेकिन मैं समझती हूँ इसका ताल्लुक़ कारोबार से है, तो इसीलिए ये शामिल नहीं होगा कारोबार बिज़नेस वगैरह से। बाकी ये जो आलमी सेहत तंजीम है, अनाज, ज़राअत, तालीमी, साइंस और सकाफ़ती, ये ग्रो में शामिल हो रहा है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। चलिए उसके बाद 149 है तारीख मजमून की सलासी तंजीम के मुतालिक झेल में से कौन सा बयान सही है? तो ए है कदीम, जदीद और वस्ती दौर में तकसीम करने पर उसे मुकाम के लिहाज से तंजीम कहते हैं। अब यहाँ क्या पूछा है कि तारीख मजमून की सलासी तंजीम के मुतालिक तंजीम, जबकि कदीम, जदीद, वस्ती ये तो दौर है, ये तंजीम थोड़ी हुआ, ये तो दौर है। तो ए नहीं हो सकता। बी है सियासी, समाजी और माली तकसीम करने पर उसे मजमून के मुताबिक तंजीम कहते हैं। तो अभी और तो कोई ऑप्शन है नहीं, बी बचा, तो सिर्फ बी। देखिए 48 का जो ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है तो बी आएगा। 150 लास्ट सवाल, झेल में से माहौल के अरकान के मुतालिक कौन सा बयान सही है? माहौल के अरकान के मुतालिक कौन सा बयान सही है? 1 मिनट। यहाँ देखिए ये बोलकर भी मैं बोल सकती थी आप लोग को, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से तस्वीर जमा किए हैं, तो थोड़ा वो भी नज़र आ जाए इसलिए। चलिए तो ऑप्शन नंबर 1 है बारिश, तूफ़ान, ज़लज़ले, ये जोग्राफियाई अरकान है। पहाड़, नदी, समंदर, ये जोग्राफियाई अरकान है। गांव, शहर, ये समाजी अरकान है। नंबर 4 इंतखाबात, ये सकाफ़ती अरकान है। और हमें क्या पूछा है? माहौल के अरकान, है ना। माहौल के अरकान, माहौल किससे बना है? हमसे बना है ना। और हम कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है, गांव, शहर, ये समाजी अरकान। तो यही सही जवाब है। कौन सा बयान सही है? तो ऑप्शन नंबर 3 ही सही है। बाकी जो 4 है ना, वो बयान अपने अपने लिहाज से सही है, अपनी अपनी जगह पे। जैसे कि बारिश, तूफ़ान, ज़लज़ले, ये जोग्राफियाई अरकान है, माहौल के अरकान नहीं है, मतलब जोग्राफियाई अरकान है ख़ास तौर पर। पहाड़, नदी, ये भी। और ये इंतखाबात जो दिया है, ये सकाफ़ती अरकान है।
तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है ऑप्शन नंबर 4। तो स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं गांव और शहर का मंजर, जहां पर हम रहते हैं, ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो ये क्या है, हमारे माहौल के अरकान हैं। तो फाइनली हमने ईवीएस के तमाम सवालात, मतलब जो 30 सवाल 2013 के दिए गए थे, 121 से लेके 150 तक तमाम सवाल हम जो है हल कर चुके हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इस तरह से तस्वीर के ज़रिए, मवाद के ज़रिए आप लोगों के समझ में आ गया होगा। कमेंट करके आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा मतलब एक्सप्लेन करना कैसा लगा आप लोगों को, और तस्वीरें, मवाद सब कैसा लगा। तो मुझे ज़रूर बताएं, राय दीजिए। मुझे आप लोगों की मोटिवेशन की मुझे ज़रूरत है, ताकि मैं जो ये चीज़ कर रही हूँ कंटिन्यू करते रहूँ। आप लोग दुआ में याद रखना। और इसी के साथ फिर मैं वीडियो एंड करती हूँ। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारे पास वक्त बहुत कम है, 10 नवंबर को एग्ज़ाम है हमारे, है ना। और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ताकि सबको वीडियो मिले। और अगर आप लोग को थोड़ा भी मतलब इससे फ़ायदा होता है ना, तो मैं समझूँगी कि हाँ, जो मैं कर रही हूँ ये चीज़ कुछ काम आ रही है इस तरह से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।